सारण गुरु के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर 2 में हम लोग ये डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डिस्कस किए थे, है ना। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले वेन डी ग्राफ जनरेटर को समझने के लिए हम लोग को दो चीज समझना होगा। पहला तो ये समझना होगा डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, इसमें ये बताया गया डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हम लोग पूछ चुके हैं, इससे हम बता दे रहे हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब कोई कंडक्टर होता है, जैसे अगर इस शेप का कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज करेंगे, चार्ज देंगे, तो जो शार्प एज है, शार्प पार्ट है कंडक्टर का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहां पे चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है। जैसे ये कंडक्टर हो गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कम है, तो इसको शार्प पार्ट बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो फ्लैट है, तो यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज देंगे चार्ज का डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा। और किसी चार्ज सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, है ना। और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए तो इसके आसपास का जो एयर है उसको ये क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। जो एयर है उसमें का जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो एयर है, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करने लगेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो उस एयर के उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो एक लिमिट तक ही उस पर चार्ज हम लोग दे पाएंगे, जितनी मर्जी उतना चार्ज हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जब चार्ज देंगे तो चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो आसपास है उसको वो क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ से एक तरह से स्पार्किंग जो होना है स्टार्ट हो जाएगा, स्पार्क करने लगता है, जैसे बिजली का चमकना जैसा होता है उसी टाइप का घटना एक छोटे लेवल पे यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। और ये उस पार्ट पे सबसे पहले होगा जहाँ पे शार्प एज है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या था कि जैसे ऐसे ही कोई बॉडी है, इस टाइप का बॉडी है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट शेप है, नुकीला है, शार्प एज है। तो जब इसको हम लोग चार्ज देंगे तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट है, यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहाँ पे चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। इस घटना को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से कोई स्फेयर है, तो स्फेयर के ऊपर चार्ज देना है तो चार्ज भी हम लोग एक लिमिट तक दे सकते हैं, है ना, एक लिमिट तक दे सकते हैं। और जब चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है ना। जो स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, R जहाँ रेडियस होगा।
तो किसी स्फीयर को अगर चार्ज करेंगे तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा इस रिलेशन के साथ। तो सरफेस पे पोटेंशियल इतना होता है, अगर रेफरेंस इनफाइनाइट पे लिए हैं तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चार्ज देंगे वो चार्ज क्या होगा कि चार्ज के बढ़ने से इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा और इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा कि उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने लगेगा। तो एक लिमिट तक इस पे चार्ज आ सकता है, उसके बाद इसमें ब्रेकडाउन होने लगेगा और इस पे चार्ज का बढ़ना भी बंद हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी बढ़ना बंद हो जाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि आसपास का जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। जैसे हवा के लिए क्या होता है कि 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर पे उसका एयर का डाइलेक्ट्रिक है। जैसे कि इसके आसपास ये वोल्ट पर मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो जाएगा। dV = -E.dr से एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, E.dr। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है, तो ये यूनिट हो जाएगा इसका वोल्ट पर मीटर है। अभी ये डिस्कस नहीं करना है, यहाँ ये पार्ट है, इसको समझना है कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास, कंडक्टर के आसपास अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तब तो ठीक है, इससे ज्यादा अगर होगा तो ब्रेकडाउन होने लगेगा, एयर में लीकेज होने लगेगा चार्ज का। तो किसी कंडक्टर के नजदीक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए, इतना, तो उससे कम हो तो ठीक है, उस उतना या उससे ज्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा है, आज का टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो ये उसका फिगर है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे इसी से रिलेटेड। सपोज करें पहले कि हम लोग के पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, एक स्फीयर है, और पहली बात तो ये समझ लें कि अगर कोई स्फीयर है और उस पर चार्ज दे दिया गया, ध्यान से समझेंगे, कोई स्फीयर है और उसको चार्ज दिया गया, उसको चार्ज किया गया और इस पे टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस को A मान लेते हैं, स्मॉल a। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर को समझने के लिए इस पार्ट को भी समझना जरूरी है, इसको हम लोग लिख देते हैं, हालांकि पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और चार्ज इसके सरफेस पे है सिर्फ। तो ये एक स्फीयर है और इस पे टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो तीन केस लेते हैं, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे
इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/a। अब सेंटर से इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस हो जाएगा a होगा। और थर्ड है इनसाइड ऑफ द स्फीयर, तो इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड पोटेंशियल सब जगह सेम होगा। यहाँ जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो इसके इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो यूनिफॉर्म होगा, हर जगह सेम होगा, और वो होगा कितना, जो सरफेस पे होगा। तो इनसाइड यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इतना ही होगा। यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इतना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इनसाइड, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल यूनिफॉर्म होगा और उसका वैल्यू वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो ये 3 केस आप याद रखिए। वेन डी ग्राफ जनरेटर अभी पढ़ाएंगे, इसमें इसका भी जरूरत है, आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड। इनसाइड पोटेंशियल यूनिफॉर्म होगा और उसका वैल्यू यही होगा जो कि सरफेस पे होगा, ठीक है। अब वेन डी ग्राफ जनरेटर को समझने के लिए हम लोग 2 स्फीयर लेते हैं। टॉपिक पहले लिख देते हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर, एक स्फीयर इमेजिन करें, एक और स्फीयर इमेजिन करेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है, और इसको चार्ज दिया गया। सपोज करें कि इस पे चार्ज है Q, चार्ज है, और इनसाइड भी चार्ज दिया गया इस स्फीयर पे। दोनों स्फीयर अभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसके रेडियस को, जो इनर स्फीयर है, इसके रेडियस को R1 मान लेते हैं, और जो आउटर स्फीयर है इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं, है ना। इसका सेंटर O है और इसके चार्ज को Q1 मान लेते हैं और इसके चार्ज को Q2 मान लेते हैं। क्लियर है। तो अभी हम लोग का टास्क है कि ये जो इनर स्फीयर है, इस स्फीयर पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर जो आउटर स्फीयर है उस पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, ये निकाल करके दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, है ना। पहला टास्क ये है। तो स्फीयर इसको A मान लेते हैं, ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of a sphere at the sphere स्फीयर B ले लेते हैं, ठीक है, जो आउटर स्फीयर है उसके सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो इसको भी लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से कि ये जो आउटर स्फीयर है, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो इस पे जो चार्ज है Q2
उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, और जो इनर स्फीयर है उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल हम लोग आउटर स्फीयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनर स्फीयर के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है आउटर स्फीयर का वो R2 है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा 1/4πε0। इसकी वजह से जो इनर स्फीयर है इसकी वजह से हम लोग आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और इस पे चार्ज है Q1 डिवाइडेड बाई ये रेडियस R2 प्लस, अब ये वाला स्फीयर ये भी चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल इसके सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और इसका चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस R2 है, तो R2 समझ रहा है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो आउटर स्फीयर है इस पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों स्फीयर की वजह से होगा, तो ये वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा 1/4πε0, इसका चार्ज Q1 डिवाइडेड बाई इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जो कि R2 है, और ये जो आउटर स्फीयर है इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो ये एक हो गया। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे कि जो इनर स्फीयर है इसके सरफेस पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए, VA, इसको VA लिखते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल इस दोनों चार्ज की वजह से होगा, तो पहले इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस R1 प्लस, अब जो आउटर स्फीयर है उसकी वजह से इस इनर स्फीयर पे पोटेंशियल लिखना है, तो ये जो इनर स्फीयर का जो सरफेस है वो आउटर स्फीयर के इनसाइड है, और अभी हम बताए हैं कि किसी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है और वो वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो इस स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है, तो इस स्फीयर की वजह से यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q2, ये चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस R2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्फीयर पे, इनर स्फीयर पे पोटेंशियल इस स्फीयर इनर स्फीयर की वजह से इतना हुआ और आउटर स्फीयर की वजह से 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो जो आउटर स्फीयर है उस पर टोटल पोटेंशियल इतना होता है, और जो इनर स्फीयर है उस पर टोटल पोटेंशियल ये है। अब इसको देखिए, दोनों का डिफरेंस निकाल करके देखते हैं कि स्फीयर ए पे पोटेंशियल और स्फीयर बी पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है। नाउ VA माइनस VB करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। अगर VA माइनस VB किया जाए तो VA में से VB को माइनस करें, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है वो देख रहे हैं ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में सेम है, और इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, और फिर माइनस 1/4πε0, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इसको माइनस करेंगे तो दोनों में माइनस लग जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0
एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि R2 जो है वो बड़ा है R1 से, तो R2 ये बड़ा है R1 से, तो ये वैल्यू छोटा होगा क्योंकि 1/r2 है ना। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो इनर स्फीयर होगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। VA माइनस VB पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब होगा कि VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB वॉट एवर द चार्ज इनसाइड द आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर। चार्ज कुछ भी हो इस पे, जब दो स्फीयर को हम लोग इस तरह से अरेंज करें कि दोनों का सेंटर कॉमन है, तो हमेशा इनर स्फीयर पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। दोनों पे मान लीजिए चार्ज हम दे दी, इस पे कितना भी ज्यादा चार्ज दे दें या इस पे कितना भी ज्यादा चार्ज, कितना भी कम चार्ज हो, हमेशा यहाँ का पोटेंशियल आउटर स्फीयर से ज्यादा ही होगा और वो आउटर स्फीयर के चार्ज से इंडिपेंडेंट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको जब हम लोग माइनस किए तो यहाँ पे Q2 है भी नहीं, Q1 है, तो हमेशा इनर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इस तरह से दो कंडक्टिंग स्फीयर को हम लोग अरेंज करें, सेंटर को कॉमन रखें और चार्ज अगर कर दें दोनों स्फीयर को, तो हमेशा ये पाएंगे कि जो इनर स्फीयर होगा उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा आउटर स्फीयर से। और इसी प्रिंसिपल का यूज करके वेन डी ग्राफ जनरेटर को डिजाइन किया गया है। उसमें भी दो स्फीयर होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो ऐसा ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसको और इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो जो इनर स्फीयर है उसका चार्ज जो होगा वो आउटर स्फीयर पे आ जाएगा। चार्ज का फ्लो कैसे किधर होता है? जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, है ना। तो जब भी इसको हम लोग चार्ज करेंगे और इसको अगर कनेक्ट कर दें, हम लोग इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, तो इस पे का टोटल चार्ज आउटर स्फीयर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आउटर स्फीयर को चार्ज देना है तो इसको चार्ज दीजिए और एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए, जैसे ऐसे कनेक्ट कर। तो जब भी इसको हम लोग चार्ज देंगे वो चार्ज पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, है ना। एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में हम लोग चार्ज देते हैं तो कांटेक्ट में लाते हैं, एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो चार्ज बॉडी का टोटल चार्ज उस पर नहीं जा पाता है ना। यहाँ पे क्या है कि इसको जो भी चार्ज देंगे वो टोटल का टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। चाहे यहाँ चार्ज कितना भी ज्यादा हो जाए फिर भी, और यहाँ कितना भी कम क्यों ना हो, इसको जब चार्ज देंगे तो इसी पे चार्ज आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसको चार्ज हम लोग देते जाएंगे, वो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आएगा और चार्ज बढ़ते जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का काम क्या है कि वो हाई पोटेंशियल उससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, हाई वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर से। ठीक है ना। और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? यही उसका प्रिंसिपल है कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर को हम लोग कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर पे को चार्ज कर दें तो हमेशा इनर स्फीयर का पोटेंशियल आउटर स्फीयर से ज्यादा होगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो। क्लियर है? अब उस वेन डी ग्राफ जनरेटर का आपको डिजाइन देखना किस तरह से है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये उसका डिजाइन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया। पहले इस पार्ट को समझिए, ये जो
लाइन दिख रहा है, ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको एक इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम, तो एक जो स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रखा गया, वो प्लास्टिक का हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रख दिया गया है, इस स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे क्या है कि एक पुली लगा हुआ है ना, ये पुली लगा हुआ है, और उसके ऊपर से ये एक बेल्ट लगा हुआ है, इंसुलेटिंग बेल्ट है, और नीचे भी एक पुली लगा हुआ है। ये पुली जो है वो मोटर से अटैच है, मोटर से जुड़ा हुआ है। इसको अगर ऐसे घुमाया जाएगा, ये मोटर अगर ऑन किया जाए तो ये पुली ऐसे अगर घूमता है तो ये जो बेल्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा इस तरह से। और यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट से एक कंडक्टर को यहाँ पे इसके नजदीक रख दिया गया इस पुली के पास, और वो थोड़ा सा उसका जो किनारा है वो शार्प है, उसको शार्प बनाया गया इस तरह का कुछ, या कई बार हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंघी के जैसा यहाँ पे नुकीला होता है। अब हम लोग इसको चार्ज देंगे, इस पार्ट को हम लोग चार्ज देंगे, तो चार्ज देंगे, और यहाँ पे शार्प एज होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, और वो इधर आसपास का जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली ये मोटर इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, तो ये बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगा और चार्ज को कैरी करेगा, चार्ज को ले करके जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट एज, शार्प एज होने की वजह से अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना शार्प होगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन उतना ही ज्यादा होगा, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब हुआ कि चार्ज जो है वो एयर में स्प्रे हो जाएगा, है ना, एयर में यहाँ पे आयोनाइज हो जाएगा एयर। तो ये बेल्ट क्या करेगा, उस चार्ज को इधर की तरफ ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ भी एक उस तरह का कंडक्टर लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि इस स्फीयर के अंदर यहाँ जब चार्ज पहुंचेगा तो स्फीयर के अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा बाहर वाले सरफेस की तुलना में, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फ्लो जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, तो ये चार्ज बहुत आसानी से इस कंडक्टर के थ्रू इस सरफेस पे आ जाएगा। तो जो भी चार्ज यहाँ से चार्ज का लीकेज होगा वो चार्ज को ये बेल्ट ऊपर की तरफ कैरी करेगा, और जैसे ही वो चार्ज यहाँ पहुंचेगा वो चार्ज ये सब पूरा का पूरा इस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/r होगा। किसी स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू ये होगा। तो चार्ज बढ़ते जाएगा और पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक पोटेंशियल इसका बढ़ सकता है, चार्ज तो कंटिन्यूअसली जाएगा, लेकिन इस पे जो चार्ज आ रहा है एक लिमिट तक इस पे चार्ज आएगा, और बहुत ज्यादा चार्ज होने की वजह से यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने लगेगा, यहाँ का चार्ज एयर में लीकेज होने लगेगा, है ना। तो एक लिमिट के बाद चार्ज बढ़ना बंद हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि आसपास का जो एयर है उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने लगेगा, ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। तो इस तरह से इसका वोल्टेज जो है, हम लोग यहाँ भी वोल्टेज जितनी मर्जी उतना वोल्टेज हम लोग यहाँ से नहीं गेन कर सकते हैं, एक लिमिट तक दे सकते हैं, तो कुछ मिलियन वोल्ट तक जो है 10⁻⁶ वोल्ट तक के आसपास तक हम लोग यहाँ से इसी के आसपास प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल भी हम लोग समझे, वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है, और दूसरा जो है ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का ये डिजाइन था, कंस्ट्रक्शन था। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में ये जो सेकंड चैप्टर है उसका सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं, फिजिक्स क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।